अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम विनीत रंजन हुआ। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और प्रेजेंटली मैं बीएसएनएल में एज ए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर काम कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स। ओके। आपने अपना बीटेक कब कंप्लीट किया था, किस ईयर में? 2008 में मैम। 8 में। ओके। और आपका ऑप्शनल क्या है बीपीएससी में? ज्योग्राफी ऑप्शनल है मैम। ज्योग्राफी। हॉबीज क्या है आपकी? प्लेइंग बैडमिंटन। पोस्ट प्रेफरेंसेस? यस मैम। पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या है आपकी? मैम फर्स्ट है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर बिहार पुलिस सर्विस, उस थर्ड में है डिप्टी कमांडेंट होम डिपार्टमेंट, एंड फोर्थ इज सब रजिस्ट्रार, एंड फिफ्थ इज बिहार एजुकेशन सर्विस। आप ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं, आपने जैसे बताया। तो आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? कोई विशेष कारण? मैम सिविल सेवा में आने का मेरा पहले से ही रुचि था। और कोर्स ऑफ टाइम में मैम जब मैंने अभी जो हम लोग एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं NOFN प्रोजेक्ट, जिसमें हम गांव में जाते थे तो देखते थे गांव की समस्या बहुत सारी है। और लोगों जब हम लोग जाते थे तो लोग हम लोग के पास आ जाते थे अपना प्रॉब्लम लेके। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ और एक मेरे अंदर भी पहले से भी मन था कि हमको लगा कि अगर हम सिविल सर्वेंट बनते हैं तो एक अच्छे से हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अपना सर्विस दे पाएंगे, एंड आई थिंक दैट विल गिव मी बेटर सेटिस्फैक्शन। तो आपने किस वर्ष से तैयारी करना शुरू किया? मैम एक्चुअली पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। 2013 से मैंने तैयारी की थी और उस समय फिर मैंने 4 बार मेंस दिया, फिर वहां मेरा हुआ नहीं, तो फिर मैंने तैयारी कुछ ड्रॉप कर दिया। फिर 2019 से मैं फिर बीपीएससी में दिया था 64th में, तो वहां मैं क्वालिफाई नहीं किया था और अभी 65th। जैसे कि आपने बताया आपने 64 बीपीएससी में भी आप अपीयर हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या कमियां वहां रह गई थी जिन्हें सुधार के आप इस बार यहाँ तक पहुंचे हैं? मैम कुछ तो एक तो मुझे मेरा राइटिंग मैम उतना अच्छा नहीं था, तो जो राइटिंग में मैंने अपना इम्प्रूवमेंट किया। दूसरा मैंने अपना प्रेजेंटेशन को सुधारा और थोड़ा नॉलेज इन्हांस किया, जो कि मैं काफी कुछ भूल गया था, तो वो एक नॉलेज को इन्हांस किया और फिर मैंने ये। ओके। ज्योग्राफी ऑप्शनल है जैसे कि आपने बताया हमें, तो कोरियालिस फोर्स क्या होती है बताएंगे आप? मैम आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। Coriolis force, ma'am, it is an apparent force which causes any moving body to deflect towards its right in the northern hemisphere and towards its left in the southern hemisphere. ओके। भारतमाला परियोजना के बारे में जानते हैं आप? Yes, ma'am, नाम सुना। क्या है ये परियोजना, कुछ बताएंगे? मैम सही से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, बट जो मैम कंप्लीटली याद नहीं। ओके। ओलंपिक्स अभी चर्चा में है, आप बताएंगे कि अगला ओलंपिक्स कहाँ होने जा रहा है, कहाँ होगा? नेक्स्ट ओलंपिक मैम 2000
2026 में पेरिस में होगा। Sure? 2024 में। यस। ओके। अभी आप देख रहे हैं कि हफ्ता 15 दिन हो गए हैं ओलंपिक्स चलते हुए और भारत को सिर्फ एक मेडल मिला है। तो इतनी जो खराब स्थिति है बिहार की, अब बिहार की नहीं भारत की खेलों में, उसका प्रमुख कारण आपको क्या लगता है? मैम हम अगर देखें तो शुरू से ही एज ए स्पोर्ट्स एज ए कैरियर हम लोग कम चूज एज ए स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर नहीं देखते हैं। मैम अगर मैं अपने चाइल्डहुड में देखूं तो हम लोग के जो 6 डेज हम लोग की पढ़ाई होती थी, तो उसमें 7 एक दिन ही केवल गेम्स का पीरियड होता था, वो भी 45 मिनट्स का। तो हम लोग एक कल्चर में हम लोग स्पोर्ट्स को कम ध्यान देते हैं। वो एक मेजर फैक्टर है। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की भी कमी रहती है, और जिसके कारण एक मौका नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग देखें तो इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट उसको सही जगह से हम लोग नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। और अभी अगर अभी धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारा परफॉर्मेंस ठीक है, हम लोग मेडल नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अब बहुत जगह इवेंट्स में अप टू क्वार्टर फाइनल्स तक क्वालिफाई कर रहे हैं, जो नेक्स्ट में हम लोग को लगता है कि हम लोग इंडिया इम्प्रूव करेगा अपना ओलंपिक में। ओके। भारत का नया संसद भवन बन रहा है, आपने सुना है? ये किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? मैम विस्टा प्रोजेक्ट जो है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ओके। कितना एक्सपेंडिचर इस पे किया जा रहा है, कुछ अनुमान है आपको? टोटल इंक्लूडिंग मैम अप्रोक्स 20,000 करोड़। श्योर है आप? 20,000 करोड़? ओके। तो क्या आपको लगता है कि जहाँ इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं जिन पे काम किया जा सकता है, इतना महंगा जो संसद भवन खड़ा किया जा रहा है, क्या इसकी आवश्यकता है भारत को? जरूरत है? मैम संसद भवन जो हमारा होता है, वो एक देश के स्वाभिमान को भी रिप्रेजेंट करता है, एक देश को पूरा रिप्रेजेंट करता है, और उसमें बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज या सब बहुत लोग आते रहते हैं। और ओवरऑल हम लोग देखें तो देश का सारा लेजिस्लेशन वर्क और सारा इंपॉर्टेंट वर्क वहीं से कंट्रोल होता है। तो इस मायने में वो एक सिग्निफिकेंट रोल, अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा अच्छा रहेगा तो वो हमारे लिए ओवरऑल कंट्रीब्यूट ही करेगा देश को। अभी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डेवलप्ड संसद भवन भारत के पास है? अगर आपने डिबेट सुनी होंगी कभी टीवी पे, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो संसद भवन है वो काफी अच्छे से बना हुआ है, सारी जो सुविधाएं हैं वहां पे अवेलेबल है। इतना पैसा लगा के नया संसद भवन बनाने की क्या जरूरत है, वो भी इस समय में जब इकोनॉमिक क्राइसिस है और भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैम और भी जो बहुत सारी जरूरतें हैं, और भी मतलब केवल संसद भवन भी ही नहीं है, उसमें और भी जो सब्सिडियरी ऑफिसेस होते हैं वो सब एक जगह होंगे, तो एक ऑफिसों में बेटर कोऑर्डिनेशन वहां पर स्थापित हो पाएगा। ओके। आपको लगता है कि ठीक हो रहा है? आपको नहीं लगता कि जो एक्सपेंडिचर है वो गलत है? आपको लगता है कि ठीक है, मैम जस्टिफिएबल है ये? यस मैम, जस्टिफिएबल है। मे बी उसको हम लोग थोड़ा सा कर्टेल कर सकते हैं एज पर इकोनॉमिक सिचुएशन। ओके। अभी रिसेंटली एक जगह एशिया का सबसे लंबा नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाया गया है, आपको पता है कहाँ पे बनाया गया है? मे बी मैम इन चाइना। इंडिया में है ये। चलिए दीपक सॉरी। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी नमस्ते सर। नमस्ते।
आप बीटेक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यस सर। और ऑप्शनल आपका ज्योग्राफी है और हॉबी आपकी बैडमिंटन। यस सर। तो ये बताइए, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं? सर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक एक कन्वर्जेंट जोन है जो कि नॉर्थ पैसिफिक के पैसिफिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट के अराउंड है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आते हैं। 2/3 तो ऑफ द अर्थक्वेक्स, जी, अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसको रिंग ऑफ फायर कहने की क्या आवश्यकता थी? अर्थक्वेक्स और वहाँ मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज भी वहाँ उसी जोन में लोकेटेड है, इसलिए उन्हें रिंग ऑफ फायर से। ये बताइए विनीत जी, लंबरिंग सुना है आपने? लंबरिंग या लुम्बरिंग, कुछ भी प्रोनाउंस जो भी आप करें, ये क्या होता है? लंबरिंग सर वुड से रिलेटेड, जो वुड। लंबरिंग इंडस्ट्री जो है, यस सर। मोस्टली वुड की लॉगिंग से संबंधित ये इंडस्ट्री है। इसमें वाइड स्प्रेड कटिंग ऑफ ट्रीज होता है और उसके बाद उसकी वुड को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फिर इस्तेमाल। तो ये लंबरिंग इंडस्ट्री जो है ये इक्वेटोरियल रीजन में फीजिबल नहीं। फॉर एग्जांपल अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत बायोडाइवर्सिटी में तो रिच है, लेकिन वहां पर ये फीजिबल नहीं है। क्या बता सकते हैं आप की क्या वजह है, क्यों ये इक्वेटोरियल रीजन में फीजिबल नहीं रहती? एक्चुअली लंबरिंग में हम लोग सर एक पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ ट्री कल्टीवेट करते हैं, बट इक्वेटोरियल रीजन में बहुत वैरायटी ऑफ ट्रीज एक ही साथ मिलता है, जो कमर्शियली उतना कल्टीवेशन करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। झूम से क्या समझते हैं आप? झूम झूम कल्टीवेशन सर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन हुआ, जिसमें हम लोग फॉरेस्ट में फायर लगा देते हैं और उस एरिया को फिर क्लीन करके फिर वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, जो मोस्टली ट्राइबल्स लोग करते हैं। इंडिया में कहीं ये प्रचलन में है? सर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कहीं कहीं प्रचलन। अभी जो असम और मिजोरम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें एक वजह ये भी गिनाई जा रही है कि वो लोग झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अवेयर है क्या इस चीज से? सर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट झूम कल्टीवेशन के बारे में वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने भी हॉट डेजर्ट्स हैं, यस, उनकी लोकेशन एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, यानी कि वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे ही ज्यादातर पाए जाते हैं। वजह बता सकते हैं आप, ऐसा क्यों है? सर मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट्स एरिया हैं वो वहां पर हम लोग देखते हैं, तो वेस्टर्न मार्जिन में जो विंड्स होते हैं सो अवे फ्रॉम द कोस्ट होते हैं, और वहां पर कोल्ड करेंट्स का रहता है, जो ओवरऑल वहां पर बारिश कम होती है, जिसके कारण हाई प्रेशर एरिया हो जाता अ, जो टेम्परेट डेजर्ट्स हैं उनका भी डेजर्ट होना किसी खास वजह से होता है। थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी टेम्परेट डेजर्ट्स हैं उनकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि वहां पर भी एक सर्टेन पैटर्न है। क्या वो पैटर्न बता सकते हैं आप, वो ऐसा क्यों है? उनका लोकेशन, ज्योग्राफिकल कौन से फैक्टर्स हैं जो उनकी लोकेशन को डिसाइड करते हैं, टेम्परेट डेजर्ट्स? है। सर मोस्ट ऑफ द रीजन सर सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स में लाई करते हैं, जहाँ पे एक जनरली हाई प्रेशर एरिया होता है, जो कि क्लाउड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता और वहाँ पे बारिश नहीं होती, और सर्टेन लोकेशन बहुत ही इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में है सर। तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ डेजर्ट हो जाता है?
विंड्स का इसमें कोई योगदान देखते हैं? यस सर। विंड्स का कोई योगदान डेजर्ट में, डेजर्ट के होने में या नहीं होने में? कहीं किसी जगह पे यदि डेजर्ट पाया जाता है तो उसमें विंड्स का कुछ योगदान आप देखते हैं? ये सर विंड्स का योगदान होता है। अगर विंड्स टुवार्ड्स द कोस्ट है तो अगर समुद्र की तरफ से जाएगा टुवार्ड्स द कोस्ट तो वो पानी करेगा, और अवे फ्रॉम द कोस्ट जाएगा तो वो पानी नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द रीजन जहाँ टुवार्ड्स द कोस्ट होता है वहाँ पानी होती है, और डेजर्ट जितना भी एरिया पर देखते हैं हम लोग वहाँ अवे फ्रॉम द कोस्ट जो ट्रेड विंड्स या जो बहते हैं विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स, उसके बैलेंस ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हैं? सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पहले बताइए। सर जो हम लोग जितना एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो भी करते हैं वो नॉर्मली हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज में ही करना होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा जो फॉरेक्स मतलब सर जो ट्रेड में जो जो ट्रेड करते हैं, जो भी कैपिटल इनपुट्स और जो भी हमारे पास इंपोर्ट्स के जो पैसा आता है और जो एक्सपोर्ट से जो पैसा जाता है उसी को सब बैलेंस पेमेंट करता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड सर अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन था, राइट? यस सर। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका फेवरेट टॉपिक क्या था? सर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या, वहाँ पर कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ा आपने? सर नॉर्मली जो सिंपली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होता है सर, उसमें क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, जैसे मॉड्यूलेशन हुआ, मल्टीप्लेक्सिंग हुआ, मोबाइल कम्युनिकेशन हुआ। 5G क्या है? व्हाट इज 5G? 5G सर इज अ 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ इंटरनेट स्पीड जो है वो हम लोग को लगभग 1 Gbps के अप्रॉक्स मिलेगा, और जिसमें बैंडविड्थ लेटेंसी 10 मिलीसेकंड से कम जाएगा, एंड इट इज होप दैट कि इट विल बी इंटीग्रेटेड विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। 5G यदि इंडिया में ऑपरेशनलाइज हो जाता है फुली तो क्या क्या बेनिफिट्स उससे हो सकता है हमारे देश को डिफरेंट फील्ड्स में? कुछ एग्जांपल्स के साथ आप बता सकते हैं तो बताइए। सर जैसे सबसे पहले हम लोग अगर जैसे हम लोग अभी स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर, तो स्मार्ट सिटी में ही हम लोग बहुत ज्यादा उसका फायदा देख सकते हैं इस्तेमाल। जैसे सर मेरा लाइट का हम लोग काफी सेविंग कर सकते हैं, जैसे उसमें कि मोबाइल से ही आप कहीं भी लाइट ऑन ऑफ स्विच कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। जो ग्रिड भी होगा वो ऑटोमेटिकली पावर एडजस्ट कर लेगा, कहाँ लोड ज्यादा है कहाँ कम है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग को फायदा हो सकता है। दूसरा जैसे अभी कोरोना चला हुआ है सर, तो हम लोग कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की बात करते हैं, तो वहां पर वो भी एक बहुत ही कोई भी चीज मशीन जाके डिलीवर कर सकता है, लोगों से ले सकता है। आगे सर जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर कार्स भी चल सकते हैं रोड पे, और हर चीज हम लोग सर टुवर्ड्स ऑटोमेशन जा सकते हैं। स्टोन लेप्रोसी एक टर्म है, स्टोन लेप्रोसी, आर यू अवेयर ऑफ दिस टर्म? लेप्रोस्कोपी सर? स्टोन लेप्रोसी नो सर। मोहर डिसकंटिन्यूटी क्या होती है सर? क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एक डिसकंटिन्यूटी होती है उसको मोहर डिसकंटिन्यूटी।
जब स्काईज ओवरकास्ट रेनी सीजन में, या जब लाइटनिंग एंड थंडर बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय भी फ्लाइट आराम से उड़ती है, सिर्फ लैंडिंग और टेक ऑफ में प्रॉब्लम होती है। वजह बता सकते हैं आप ऐसा क्यों होता है? सर जितना भी मोस्ट ऑफ द हम लोग का एटमॉस्फेरिक जो भी फिनोमेनन होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है, और फ्लाइट्स नॉर्मली अबव द ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करती है। कितनी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की? सर मोस्टली 4 लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर में क्या होता है? सर आइनोस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, क्योंकि वहां ऊपर जाकर सर गैसेस और ज्यादा रेयरिफाइड हो जाते हैं और एक अपना अपना एक लेयर बनाते हैं, जिसमें हम लोग डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर में बढ़ जाते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बना के असम और मिजोरम के कॉन्फ्लिक्ट को मध्यस्थता के लिए भेजते हैं, तो कैसे आप एड्रेस करेंगे दोनों स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को? ये सर सर दोनों स्टेट में अभी जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहा है वो थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम लोग उसको हिस्टोरिकल रीजन के कारण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एग्जैक्ट लैंड डिमार्केशन उसे मुझे जाके ग्राउंड लेवल पे पहले समझना होगा कि ये, और इन द एट द सेम टाइम पहले दोनों तरफ से एक वहां पर एक पुलिस स्टेशन कैंप करके फॉर द टाइम बिंग कोई वायलेंस ना हो, पहले उसको प्रायोरिटी देना होगा और उसके बाद बातचीत करके उन लोग वो रास्ता निकालना होगा। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रणाम। प्रणाम। ये फोटोवोल्टाइक सेल में क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है ज्यादातर? यस सर। फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं, यस सर। इसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल होते हैं? सेमी कंडक्टर मटेरियल्स इस्तेमाल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके अलावा क्या सेमीकंडक्टर्स हैं सिलिकॉन जर्मेनियम के अतिरिक्त? एक सर मिक्स्ड एलॉय जैसे गैल्शियम आर्सेनाइड हुआ सर। क्या है इनकी क्वालिटीज? यस सर। इन मटेरियल्स की क्वालिटीज क्या है जिनके कारण इनका इस्तेमाल हो रहा है फोटोवोल्टाइक सेल? सर ये सेमी कंडक्टर्स मटेरियल्स हैं जो कि मोस्टली हम लोग इसका इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हम लोग को कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराना होता है, और ये मोस्टली हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में उसमें हेल्प करते हैं। क्या थ्योरी है इसके पीछे करंट पैदा करने में इन मटेरियल से? कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां भी कराना हो हम लोग वहां सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। नहीं, फोटोवोल्टाइक सेल जैसे है तो इनके पीछे क्या वर्किंग प्रोसीजर क्या है इनका? कैसे इलेक्ट्रिसिटी इनसे प्रोड्यूस होती है? सर इसमें है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जब इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और उससे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फिर पैदा होने लगती है। That's what I was asking, यही मैं पूछ रहा था कि बेसिकली जो फोटोवोल्टाइक इसका नाम है तो इसका फोटो से क्या रिलेशन? ठीक है, आगे जो मॉड्यूलेशन की आप बात कर रहे थे, जी सर। ये मॉड्यूलेशन क्या है? सर मॉड्यूलेशन एक इज अ टेक्निक की जिसमें हम लोग जो हमारा मैसेज है उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे मर्ज कर देते हैं
और जिससे कारण ट्रांसमिशन इजी हो जाता है। और डायरेक्ट अगर भेजा जाए बिना मॉड्यूलेशन के तो सर तो अगर हम मॉड्यूलेशन ना करें तो सर तो वो उतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पाएगा सर। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो मेरा साउंड आप सुन सकते हैं, ये भी एक वेव्स है, लेकिन ये वेव्स बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। तो इसको सपोज करिए सर, हमको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो हम एक हाई स्पीड ट्रेन में बैठ जाएं और वहां से हम तुरंत दिल्ली से मुंबई पहुंच सकते हैं। तो उसी तरह से है सर, वो मॉड्यूलेशन में हम लोग काफी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज करके तुरंत फास्ट कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। मॉड्यूलेशन में एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इन दोनों में क्या अंतर है? सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वो वैरी करता है, जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है, और जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी को वैरी कराते हैं एज कम्पेयर कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का। अच्छा, सैटेलाइट फोन जो यूज करते हैं, वेरियस एजेंसी यूज करते हैं और कुछ मिसक्रिएंट्स भी करते हैं, टेररिज्म में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या है और ये कैसे अलग है जो नॉर्मल मोबाइल फोन है उससे? क्या इसका वर्किंग प्रोसीजर है? सर नॉर्मल मोबाइल कनेक्शन जितना भी होता है सर, मोस्टली केवल जो हम लोग यूज करते हैं और टावर के बीच में जो कि 2-3 किलोमीटर होता है, वही केवल वायरलेस होता है और बाकी पूरा मेरा वायर्ड कनेक्शन होता है। सैटेलाइट कनेक्शन में क्या होता है कि सर कंप्लीटली वो थ्रू द सैटेलाइट कम्युनिकेट होगा, तो वो कहीं भी मेरा कवरेज उसका बहुत ज्यादा होगा और कहीं भी लग जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सर। उसको ट्रैक करना इसीलिए मुश्किल है। जी सर। अच्छा, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी एक टर्म यूज होता है, ये क्या है? सर सेमीकंडक्टर में अगर मिनिमम उस फ्रीक्वेंसी के बाद वो कंडक्शन बैंड इतना एनर्जी पड़ेगा तो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है। आप बैडमिंटन खेलते हैं? यस सर। बैडमिंटन देखते भी हैं या सिर्फ खेलते हैं? थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं, कल ज्यादा देखा समय था नहीं। आपने? कल आपने ओलंपिक का बैडमिंटन देखा था, वीमेन का? नहीं सर, कर नहीं थे। पीवी सिंधु का नहीं देखा था? पीवी सिंधु का सर थोड़ा सा मैच देखा था। कल उनके हार का कारण क्या होगा, आप एज ए प्लेयर कुछ बता सकते हैं? सर एक तो सर उनका जजमेंट, वो लगभग बहुत सारे पॉइंट्स वो रॉन्ग जजमेंट में लॉस की हैं पीवी सिंधु जी ने, और कुछ तो सर दूसरा चीज था सर कि मेंटली शी वाज डोमिनेटिंग है, ताई जुइंग वाज डोमिनेटिंग। इतना मैच्योर्ड प्लेयर जो है वो भी 3 बार से ओलंपिक्स में जा रही हैं जी और सर। वो जज नहीं कर पा रही थी, ये बात आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि ये तो नॉर्मल प्लेयर्स भी जज लगभग कर लेते हैं? नहीं सर, जो वो हॉकी एक डेलिकेट पॉइंट्स होता है और माइनर पॉइंट्स में ही वो मिस हो गया था। दैट वाज नॉट हर डे, हम ये कह सकते हैं। बट लगभग 6 पॉइंट के आसपास उन्होंने जो वो मार सकती थी, बट उनको लगा कि वो विद इन उनके रीच था और वो जान के वो छोड़ी थी उस शॉट को, तो वो एक जजमेंट मिस्टेक हो गया। अच्छा, खेलों में अगर देखा जाए तो ट्रांस तस्मानियन रिवलरी किनको बोला जाता है? ये सर ट्रांस सर तस्मानियन रिवलरी। सॉरी। तस्मानिया सी है ना जो? तस्मानिया सी के बारे में आप जानते हैं? सर रिकॉल नहीं कर। ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। यस सर। ये ठीक है। हॉर्स ट्रेड विंड्स क्या है?
यस सर, सुनाई नहीं दिया सर। हॉर्स ट्रेड विंड सुना आपने? हॉर्स ट्रेड विंड्स, हाँ, सर ट्रेड विंड्स ही है जो सदर्न हेमिस्फेयर में जो बहते हैं उनको हम लोग हॉर्स ट्रेड विंड्स का। क्या डायरेक्शन होता है और ऐसा नाम क्यों रखा गया? यस सर, इनका डायरेक्शन क्या होता है बहने का और ऐसा नाम क्यों रखा गया इनका? इनका डायरेक्शन सर साउथ ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्वेटर होता जब आप बताते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो इसका मतलब क्या होता है कि साउथ ईस्ट से चल रहा है कि साउथ ईस्ट को डायरेक्ट हो रहा है? है। साउथ ईस्ट से चल रहा है सर। ठीक है, फिर मेरे तरफ से भी हो गया कंप्लीट आपका, और ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट। यू सर।